जी बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आवाज़ ठीक है? जी वालेकुम अस्सलाम। जी जो हजरात पहले दिन मुझे नज़र आ रहे हैं, जहाँ तक पढ़ा था आपका कंप्लीट है। मैं तो पहले दिन नज़र नहीं आ रहा आप लोगों को। कवर्ड है या नहीं है? आज शुरू करेंगे। नहीं, अब ये 2-3 दिन रह गए, थोड़ा सा जरा आज ही कल टाइम निकाल के जरा बाइंड अप करने। कुछ ना, बहुत मुश्किल तो नहीं था जी जो पढ़ रहे हैं? नहीं मतलब बहुत तो नहीं था, थोड़ा तो होना चाहिए ना यार। चैलेंजेस तो आपको पसंद है, ये तो मैंने आपको कई दफ़ा कहा है। अगर आपको चैलेंजेस पसंद ना होते तो फिर बीए कर रहे होते। बल्कि बीए तो अब होता भी नहीं है मेरा ख्याल है यार। सीए क्यों शुरू किया आपने सर? आपको बड़े लोगों ने बताया होगा, आपने कहा होगा यार मैं पढ़ने वाला हूँ, मैं देख लूंगा। नहीं, नहीं देखा नहीं जा रहा। अल्लाह मालिक है इंशाल्लाह। जी कहाँ तक पहुंचे थे जी? जो लोग थे जरा बताएं काइंडली। क्वेश्चन नंबर 3 हो रहा था जी, पेज नंबर 4। पेज नंबर 4। जो हजरात जरा नोट्स जिनके पास नहीं, फिर अभी मेरे ख्याल कॉपी करवा रहा होगा, आप लोग जरा शेयर कर लें वक्ती तौर पर। किसी ऐसे भाई के साथ बैठ जाए जिसके पास नोट्स हो, प्लीज। भाई को ना चेंज करवाएं काइंडली। जी बेटा रिक्वायरमेंट नंबर ए शायद हुई थी, क्वेश्चन नंबर 3 हो रहा था। जहां तक हुआ था, जो लोग हजरात थे, कोई इशू तो नहीं है? एनी कंफ्यूजन? रिक्वायरमेंट बी पढ़े। प्रिपेयर रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड रिलेटेड नोट्स अंडरलाइन कर लें। एंड से पीछे पीछे जरा दोबारा पढ़ें रिक्वायरमेंट। प्रिपेयर रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। एक्सट्रैक्ट्स का मीनिंग पता? ये तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों में बनाया शायद हमने। लेकिन बेटा एक एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नोट्स वाली भी है। जिस तरह IAS 16 में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के नोट्स बनते हैं, और कोई स्टैंडर्ड बताएं? IAS 40 में बनते हैं, वगैरह वगैरह में बनता है, IAS 8 में बनते हैं। इसी तरह लीज के स्टैंडर्ड में भी कुछ डिस्क्लोजर्स बनते हैं, तो वो बाद में भी करता हूँ। पहले ये जो एक्सट्रैक्ट्स वाली बात हुई है, ये जरा बनाएंगे जरा। हाँ ये सेम क्वेश्चन है। रजिस्टर खोलें। प्लीज रजिस्टर खोलें, पेन ढूंढें, बिजनेस नेम बताएं। जी फ्रेंड्स बिजनेस नेम बताएं। मिरेकल टेक्सटाइल लिमिटेड। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट्स। रिक्वायरमेंट देख के एज ऑन बताएं जरा। एंड में रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है 30th जून 2000। कंपेरेटिव तो नहीं मांगा हुआ? कौन कौन से साल होंगे फिर? 12 और 11 होंगे सर, तरतीब सीधी रखें सर। जी अब कुछ आइडिया हो गया अब आपको? पिछली क्लासेस में लाया जरा। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लेसी है, क्या क्या आएगा? राइट ऑफ यूज एसेट आएगा, लीज लाइबिलिटी आएगी। लिखें राइट ऑफ यूज एसेट, खुद फाइनल करें। रुपीज इन मिलियंस में हो रहा था।
राइट ऑफ यूज मशीन एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये जरा इंडिविजुअल डिसीजंस लें। आप मेरा ख्याल है किसी के साथ साथ बैठ जाए जरा इस तरह, फिर भी किसी ऐसे साहब के साथ जिन्होंने, एक इधर आ जाए काइंडली, किसी ऐसे भाई के साथ हो जाए, आप उसके साथ हो जाए, आप जरा किसी ऐसे के साथ हो जाए जिसने किया हो, या उधर आ जाए, कुछ थोड़ा सा तो जरा आइडिया हो जाए ना। वैसे आज काइंडली फाइनल कीजिएगा, ये मेरा ख्याल 2-3 दिनों में जो हुआ है बड़े आराम से, 5 की स्पीड पे तो नहीं, बस घंटा लगा के मुका लें काम। एक आध दिन बाद फिर शायद डिस्कशन थोड़ी सी आगे चली जानी है, तो काइंडली जी राइट ऑफ यूज एसेट वाइंड अप करें, खुद से लिखें, मैं वेट कर रहा हूँ। कितने पे रिकॉर्ड हुआ था? कितने पे रिकॉर्ड हुआ था? 20 पे। पहले साल कितना डेप्रिशिएट हुआ था? तो 18 मिलियन कैरिंग अमाउंट। फिर दूसरे साल भी 2 ही डेप्रिशिएट फर्दर हुआ, 4 ठीक है, एक्यूमुलेटेड 4 हो गया, 16 मिलियन कैरिंग अमाउंट आ गई। मिलियंस में किया था ना ये? नेक्स्ट जरा इंडिविजुअली ट्राई करना आज, करंट और नॉन करंट लाइबिलिटीज। पहले जरा इंडिविजुअली करें, फिर मैं करता हूँ। जरूरत पड़ेगी तो क्वेश्चन नंबर 2 वगैरह में रिवाइज करें। जी बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप भी अगर कंप्लीट कर लेंगे तो बताइए। जी बना लिए। क्लोजिंग ढूंढने से टेबल में से करंट नॉन करंट का डिसीजन लेना है। क्या वो बहुत स्लो महसूस हो रहे हैं, बहुत सुस्त से महसूस हो रहे हैं। FA2 की क्लास ही हो रही है ना ये? जी टेबल सामने रखें जी, मुझे भी बताएं। 2011 का पहले करना, कंपैरेटिव ईयर। 30th जून 11 पार्टिसिपेट कर दें जरा, क्लोजिंग बता दें। ये मुझे जरा बता दें फाइनल होगी ये बात या नहीं? जो हजरा पिछले दिनों में अवेलेबल रहे हैं जरा फाइनल करें। 30th जून 2011 का क्लोजिंग बताएं। 10.63 नहीं है?
टेबल बना हुआ है एग्रीमेंट की डेट्स के एंगल से। 1 जुलाई 11 जो लिखा हुआ है, उस दिन जब सेकंड रेंटल पे हो जाएगा तो फिर 10.63 मिलियन बचेगा। हम अगर बात करें 30 जून 11 की, तो सिर्फ शायद पहला एडवांस वाला रेंटल पे हुआ है। 20 मिलियन लाइबिलिटी थी, पहला एडवांस का रेंटल पे होने के बाद 1 जुलाई 10 पे 14.2 मिलियन रह गया था, और 30 जून 2011 तक भी वही इसलिए होगा क्योंकि नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 1 जुलाई 2011 वाले दिन पे होनी है। तो प्लीज व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ, बोलें डेट, 30 जून 2000। ये किस दिन हो गया था 14.2, और कब तक होगा? 1 जुलाई 10 पे हो गया था, और 30 जून 11 तक यही क्यों रहा होगा? क्योंकि अगली इंस्टॉलमेंट नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में पे हो रही है। तो वंस द क्लोजिंग बैलेंस इज डिसाइडेड, तो करंट नॉन करंट प्लीज इशू नहीं है। बोल देंगे करंट क्या है ना, करो यार, क्या होगी? प्रिंसिपल देखना है, इंटरेस्ट देखना है? 3.57 क्या है और 10.63, तो आपने कैसे लिखा है? 3.57 आपने करंट में लिखा होगा और 10.63 नॉन करंट में लिखा होगा। जिन्होंने किया था ओके है? एनी कंफ्यूजन? तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, बोल दे जरा 2-3। आइडेंटिफाई द क्लोजिंग बैलेंस। सेकंड स्टेप, ब्रेकअप इनटू कैसे? उस बैलेंस से जो अगला नेक्स्ट 12 मंथ्स का की अमाउंट है प्रिंसिपल की, वो करंट में आ जाएगी, और जो उसके सामने है बैलेंस के कॉलम में फिगर, वो नॉन करंट में अपीयर हो जाएगी। नहीं क्लियर हो रहा? बोल दें फिगर्स पे जरा मुझे भी। 10.63 एंड 3.57। सिमिलरली 12 भी करें। अब 12 का क्लोजिंग हो जाएगा 10.63, और आगे ब्रेकअप बना लें 6.5 नॉन करंट एंड 4.13। एक और चीज भी यानी है, सोचें, ढूंढें जरा अपनी एंट्रीज में। फ्यूचर का इंटरेस्ट आना है या जो इंटरेस्ट ड्यू हो गया और पे नहीं हुआ उसने आना है? फ्यूचर में पे होना है, फ्यूचर का नहीं आना। वो है हमारे साल का, पे अगले दिन हो रहा है, तो ये एंट्रीज में होगा। फिगर है आपके पास? 4.2.23 है 11 में, एंड 1.67 है 2012 की करंट लाइबिलिटीज में। वाई इन करंट लाइबिलिटीज? करंट लाइबिलिटी का डिसीजन कैसे होता है? कहां से? जिस ईयर एंड पे खड़े हैं वहां खड़े होकर सोचें कि जो अगला साल है उसमें कितने पैसे। फॉर एग्जांपल अगर हम 30 जून 11 के एंड पे खड़े हैं, तो मींस जो 2012 में पैसे जाने हैं शुरू से लेकर एंड तक, जो 2012 के अंदर अंदर पैसे जाने हैं वो करंट है, और उसके बाद अगर जाने तो नॉन करंट है। तो इंटरेस्ट ने तो नेक्स्ट अकाउंटिंग की पीरियड के बिल्कुल शायद स्टार्टिंग डेट पर चला, लेकिन स्टार्टिंग हो या नेक्स्ट ईयर की एंडिंग डेट हो, पूरे अगले 12 महीने, सॉरी, अगले पूरे 12 महीने करंट लायबिलिटीज में आएंगे। एनी कंफ्यूजन जी फाइनली? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, सईद अहमद साहब आपका तो ठीक है, बाकी उनका कंप्लीट है। चलो फिर आगे चलें। अब इस रिक्वायरमेंट में एक नई चीज भी है जी। आज रिक्वायरमेंट अब मेरे साथ पूरी पढ़ना जरा। रिक्वायरमेंट भी सेम क्वेश्चन हो रहा है अभी। प्रिपेयर रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये तो अब अल्हम्दुलिल्लाह आपने बना लिए हैं। एंड आगे लिखा हुआ है रिलेटेड नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2012 है, अलॉन्ग विद कंपैरेटिव भी है। चंद बातें बहुत से कर ली सुने। लीज के क्वेश्चन में लेसी के एंगल से, लीज के क्वेश्चन में लेसी के एंगल से अगर कभी नोट्स मांगे हों तो आपके जहन में क्या क्या आना चाहिए? ये बताने लगा हूं मैं, पहले बताएं मैं कहने क्या लगा हूं, क्या कहना क्या चाह रहा हूं। लीज का क्वेश्चन हो, लेसी की काउंटिंग हो, और नोट्स मांगे हो,
तो देन बेटा फिर 3 तरह के डिस्क्लोजर्स बनाए जाते हैं। अब ये बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह IAS 16 जहन में बनाए, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का सवाल है, नोट्स रिक्वायर्ड है, क्या क्या जहन में आता है, स्केड्यूल आता है, डेप्रिसिएशन मेथड आता है, बोलना 2-4 और चीजें, यूजफुल लाइफ है, मेथड है, फिर अगर एसेट रिवैल्यू हो जाए, रिवैल्यूएशन के डिस्क्लोजर्स हैं, वगैरह 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 है। IAS 40 आ जाए तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का लेजर है उसे स्टेटमेंट फॉर्म में बनाते हैं। IAS 8 आ जाए, पॉलिसी चेंज हो जाए, एरर हो जाए, तो फिर एक नरेटिव पैराग्राफ्स वगैरह, नेचर लिखते हैं, लाइन आइटम्स वगैरह। उसी तरह IFRS 16 है लीज का, और अगर लेसी का सवाल है, अभी हम लेसी पढ़ रहे हैं, जब लेसर में जाएंगे फिर उसके भी डिस्क्लोजर है। लेसी की अगर लीज है और नोट्स रिक्वायर्ड है तो देन नंबर 1 अपने जेन में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन लाए, बल्कि देख लें जो अभी बनाइए। सबसे पहले बेटा उसी तरह राइट ऑफ यूज एसेट का एक स्केड्यूल बनेगा जिस तरह IAS 16 में बनता है। मैं इस वक्त लीज के एंगल से बात कर रहा हूँ, क्या लीज में लेसी कोई एसेट रिकॉर्ड करता है? राइट ऑफ यूज एसेट रिकॉर्ड करता है, तो उसका सबसे पहले तो वही IAS 16 वाला एक स्केड्यूल बनना है। तो नंबर 1 क्या जहन में आना चाहिए? राइट ऑफ यूज एसेट का स्केड्यूल। ये जो मैं बोल रहा हूँ अभी लिखा नजर आ जाएगा आपको, उसको छोड़। नंबर 2, फिर एक लीज लाइबिलिटी का डिस्क्लोजर बनता है, वो जरा नई चीज है, वो मैं अभी वर्ड्स भी उसके नए हैं, वो मैं समझाता हूँ। एक लीज लाइबिलिटी का डिस्क्लोजर बनता है। नंबर 1 किसका? राइट ऑफ यूज का स्केड्यूल, लीज लाइबिलिटी का एक स्केड्यूल बनता है। और नंबर 3 फिर एक इंग्लिश में एक पैराग्राफ भी लिखना होता है। ये जो लीज की टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड हुई हैं, हम अकाउंटेंट्स ने शेयर होल्डर्स को वो टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सप्लेन करके बतानी होती हैं। हमें एज एन अकाउंटेंट और हमारी कंपनी की मैनेजमेंट को तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस पता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें जरा, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है? लीज टर्म 4 साल है, एक इंटरेस्ट रेट है, एडवांस में इंस्टॉलमेंट है, परचेज ऑप्शन है। हमें, हमारी मैनेजमेंट को, बैंक को तो ये सब कुछ पता है, लेकिन हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने लिए नहीं बना रहे, शेयर होल्डर्स के लिए बना रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन में लीज की इंफॉर्मेशन होती है, इसे एक पैराग्राफ फॉर्म में शेयर होल्डर्स को नोट्स में लिख के भी बताना होता है। वो कैसे लिखना है वो भी इंशाल्लाह मैं बताता हूँ। तो लेसी हो, लीज है, तो 3 चीजें ध्यान में आनी चाहिए। नंबर 1, राइट ऑफ यूज का स्केड्यूल IAS 16 में जैसे बनता था वही इंशाल्लाह भी आप मुझे याद करवाएंगे। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन, कितने कॉलम, इंशाल्लाह मैं सारा पूछता हूँ। तो ये तो IAS 16 टाइप चीज है। फिर लीज लाइबिलिटी का एक डिस्क्लोजर है, वो नई चीज है, वो भी बात करते हैं। फिर एक सिंपली एक नरेटिव पैराग्राफ भी है। ये मेरा ख्याल है कि जरा रिक्वायरमेंट के नीचे नोट में आ रहा, ये जो मैंने बातें आपके सामने की हैं नीचे 2 नोट्स में लिखी हुई है। नोट 1 और 2 पढ़े फिलहाल। किधर हूं मैं इस वक्त? क्वेश्चन नंबर 3 की रिक्वायरमेंट के नीचे नोट 1 पढ़ रहा हूँ। इफ नोट्स आर रिक्वायर्ड इन केस ऑफ लीज, lessee will disclose the leased asset as per IAS 16 as well as, ये वर्ड्स अंडरलाइन कर लें, मेच्योरिटी एनालिसिस का क्या मीनिंग है ये मैं अभी बना के दिखाता हूँ। लेकिन किसका मेच्योरिटी एनालिसिस? एज पर IFRS 16। अच्छा, IAS 16 कौन सा है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वाला स्टैंडर्ड एज इट इज राइट ऑफ यूज पे एप्लीकेबल है, और जो लीज लाइबिलिटी है वो किस स्टैंडर्ड के मुताबिक डिस्क्लोज करनी है। और नंबर 2 पढ़े, इन एडिशन a narrative information, narrative paragraph about lease, और डेफिनेटली ये हमने खुद से assume नहीं करना, ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी होगी, is also required to be written। जब ये हम 2 काम कर लेंगे तो उसके बाद फिर एक डिस्क्लोजर इसका भी बन जाएगा। एक नोट 3 भी लिखा हुआ है लेकिन वो इससे रिलेटेड नहीं है, उसकी जब जरूरत पड़ेगी वो पढ़ लेंगे। हाँ, रजिस्टर खोलें, हाउ टू प्रिपेयर नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन केस ऑफ लीज लेसी लीज। बिल्कुल सिंपल ये चीज निकल आनी है, परेशान बिल्कुल ना हो, बस जो बात हो रही उसको जरा अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। हेडिंग पहले लिखें, नोट्स टू। क्या हर क्वेश्चन में नोट्स बनाएंगे? क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में ये नोट्स क्यों नहीं बनाए? तो अगर नोट्स रिक्वायर्ड होंगे तभी ये चीजें जहन में आनी चाहिए। नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड, ये वंस अगेन रिक्वायरमेंट में
30 जून 2012 भी है, लेकिन कंपैरेटिव भी है, तो कंपैरेटिव भी बनाते हैं। जी रेडी हैं सब? इसमें सर सबसे पहले वही हेडिंग लिखना है, I-16 ध्यान में लाएं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट लिखना है। जितनी FA1 वाली चीजें बीच में आएंगी उतनी कम से कम जरूर सही रिवाइज कर लेनी है। एग्जामिनर बीच में मिक्स करता रहता है, पुराना नॉलेज भी थोड़ा बहुत टेस्ट होता जाता है। हेडिंग लिख लीजिए सर जी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट स्केड्यूल बनने लगा। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट आ जाएगा वर्ड याद? इसमें कितने कॉलम्स होते हैं? जितनी एसेट्स की क्लासेस होती हैं, और अगर एक से ज्यादा हो तो फिर टोटल भी होता है। फिर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की क्लासेस के चंद एक नाम बोलेंगे? व्हीकल, मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग, इक्विपमेंट, इन अदर वर्ड्स कोई इंग्लिश का नया हेड अगर आ जाए, ऐसे ही इक्विपमेंट अलग, मशीन्स अलग, लैंड एंड बिल्डिंग अलग, और अगर एक से ज्यादा कॉलम्स हैं तो टोटल याद आ जाएगा सर। और अगर कंपैरेटिव मांगा हो, पहले करंट ईयर का बन जाता है नीचे, फिर प्रीवियस ईयर का बन जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस वक्त डाटा जरा सिंपल है। आप क्वेश्चन देख के बताएं, कोई क्लास ऑफ एसेट है? मशीन ही है, मशीन ही है। टोटल का कॉलम होगा? जरूरत नहीं है। कंपैरेटिव बनाना, कंपैरेटिव बनाना है, लेकिन रादर देन कि हम कंपैरेटिव पहले 2012 ऊपर बनाएं, एक अलग कॉलम नीचे बनाएं, क्योंकि एक ही कॉलम है मशीन का, तो कंपैरेटिव आमने सामने बनाया जा सकता है। पहले 12 का बना लें, फिर 11 का बना लें। लेकिन अगर एक से ज्यादा क्लासेस हो जाए तो क्योंकि फिर कॉलम ज्यादा हो जाते हैं और फिर एक ही पेज पे आमने सामने बनाना मुश्किल हो जाता है, तो उस केस में फिर स्केड्यूल ऊपर नीचे हो जाता था। सब कुछ याद आ गया है? मेरे इस केस में क्या होगा? राइट ऑफ यूज मशीन है, राइट ऑफ यूज मशीन है, जस्ट एक मिनट लिखने से पहले, राइट ऑफ यूज मशीन है, एक ही एसेट है, देयरफॉर 2012 और 2011 की फिगर्स कंपैरेटिव फॉर्म में ही एक्सप्लेन कर रहा हूं। एनी कंफ्यूजन? बनाए कॉलम। कोई प्लीज कंफ्यूजन हो, किसी ने कुछ और तरीके से कभी जिंदगी में सुना हो, मैं कोई और बात कर दूं, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, पूछ लें या डिस्कस करना चाहिए। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको कुछ याद आ गया? करो स्टार्ट जी। अब हेडिंग्स लिखवाएं। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट ओपनिंग। बोल बोल के लिखते जाएं और जहन में लाते जाएं। क्या मतलब ग्रॉस कैरिंग अमाउंट? ग्रॉस कैरिंग अमाउंट का वर्ड किसे और किसे कवर कर जाता है? बिफोर एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन मींस अगर कॉस्ट मॉडल है तो कॉस्ट को भी कवर कर रहा है, और अगर रिवैल्यूएशन मॉडल है तो रिवैल्यूड अमाउंट को भी कवर कर रहा है। यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारा डाटा सिंपल है, कोई रिवैल्यूएशन की बहस नहीं है। कंपैरेटिव बनाना है, बेहतर रहेगा कि हम सीक्वेंस में चलें। 2011 से शुरू करते हैं, 12 फिर आप बनाइएगा, 11 की फिगर्स मुझे लिखवानी है। 2011 कंसंट्रेशन आपकी नहीं है, बात बिल्कुल सिंपल हो रही है, लेकिन आप लोग कंसंट्रेट नहीं कर रहे। जी बताएं जी, 2011 के एंगल से बताएं, कोई ओपनिंग बैलेंस था?
डाटा डाटा क्वेश्चन 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 वेयर इज क्वेश्चन। ये 2011 मैंने लिखा है यहाँ, ये कब से शुरू होके कब एंड हो रहा है? 1 जुलाई 10 से 30 जून 11। तो लीज किस दिन हुई है? 1 जुलाई 10। एडिशन के तौर पे आएगी 11 में या ब्रॉड डाउन के तौर पे? ब्रॉड डाउन कब आता? अगर 2010 से पीछे 9 से आता तो क्या 2011 वाले साल में ये एडिशन है? साल के शुरू में ही एडिशन है। ब्रॉड डाउन में लिखूंगा या नीचे जाके एडिशन में लिखवाएंगे आप? डैश क्यों लगा रहा हूं? 2011 का ओपनिंग नहीं था। 2011 में ब्रॉड डाउन राइट ऑफ यूज मशीन नहीं थी यार। 1 जुलाई को आ तो गया है। एडिशन है, एंट्री है या ब्रॉड डाउन है? ब्रॉड डाउन किसे कहते हैं? जो लास्ट ईयर का कैरी डाउन हो। लास्ट ईयर कैरी डाउन कब होता? अगर 30 जून 2009 में कहीं आया होता, 30 जून 10 में आया होता, 10 में आया होता। कब आया है? 11 के स्टार्ट में आया। 11 के अकाउंटिंग ईयर, 11 वाले अकाउंटिंग ईयर के स्टार्ट में आया। एनी कंफ्यूजन इन दिस डैश? अगली हेडिंग बोले। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का भी फिलहाल ब्रॉड डाउन ही बताना है आपने। 0 एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन ही होती है ना यार। अगली हेडिंग ओपनिंग कैरिंग अमाउंट, मेरा ख्याल है यार, फंसा ना लीजिएगा। ओपनिंग कैरिंग अमाउंट चलेगी तो व्हाट वुड बी ओपनिंग कैरिंग अमाउंट? Y0 12 करेंगे बाद में, बाद में करते हैं, पहले 11 फाइनल करें। लिख लेना यहां तक। जी नेक्स्ट हेडिंग आना चाहिए याद है यार, बड़ा बहुत दफा बनाया हो गया। एनी एडिशन? कितनी? 20। आगे डिस्पोजल है नहीं है, लिखने की भी जरूरत तो नहीं है, लेकिन काफी अरसे के बाद बना रहे हैं, लिख के डैश लगा लें। होती नहीं है नहीं। डिस्पोजल के सामने उसकी कॉस्ट आनी है WDV, यानी सोच के। ओपनिंग WDV अब आ गई है, आगे अब WDV का लेजर बनना है, तो फिर कभी सही अल्हम्दुलिल्लाह है नहीं। ज्यादती कर रहे हैं, भूला, बिल्कुल भूला हुआ। भूला हुआ का मतलब पहले याद था। ठीक है जी। एनी अदर थिंग डिस्पोजल के बाद? ये रिवैल्यूएशन आ सकती है, सरप्लस लॉस। लिख के डैश लगा लें या छोड़ दें? लिख के डैश लगाते हैं। रिवैल्यूएशन सरप्लस लिखूं या लॉस लिखूं? रिवैल्यूएशन लिख लेते हैं। अगर सरप्लस होगा तो ऐड हो जाएगा, लॉस होता तो माइनस हो जाएगा। एलिमिनेशन भी तो आएगी। किस एंट्री की बात की है मैंने? क्रेडिट एप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट, ये यहां क्यों नहीं आना? WDV पे लेजर बन रहा है। दिल तो मेरा वही कर रहा है जो आपका भी कर रहा है, लेकिन कर नहीं मैं पा रहा। लिख के डैश लगा ले, बारह रिवैल्यूएशन। आगे आगे डेप्रिसिएशन ढूंढे। लिख के डैश लगाएं या शुक्र है 2 आएगी, कुछ तो आ रहा। पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? रीजन है WDV पे लेजर है, लेस हो रहा है, नॉन करंट नहीं है, वो तो है ही है। जी आगे हाँ जी, ट्रांसफर्स वगैरह हो सकती हैं IAS 40 से या 40 से इधर। इम्पेयरमेंट आ सकती है। इम्पेयरमेंट से एसेट बढ़ता है कम होता है?
WDV अगर लेजर बन रहा है तो इम्पेयरमेंट। चलें सॉल्व करने, खैर अब वो चीज़ें रहने दें। 18 क्या है? क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट। आगे ओपनिंग बन जाएगा, वो तो बनेगा, अभी आगे पूरा ही नहीं हुआ। आगे आगे आगे, हाँ जी, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट का क्लोजिंग। कोई नहीं बारह, मैं मजाक मतलब मुझे भी आइडिया है कि भूल जाता है, लेकिन एटलीस्ट मेरे याद करवाने से कुछ जहन में आना चाहिए। ये क्लोज ग्रॉस कैरिंग अमाउंट क्लोजिंग बताएं। कंसंट्रेट करें प्लीज। 20 ठीक है। क्या मतलब ग्रॉस कैरिंग अमाउंट क्लोजिंग? हाँ जी, ग्रॉस एसेट अकाउंट जरा कॉस्ट पे बनाए। 20 एडिशन है, ब्रॉड डाउन है नहीं, डिस्पोजल कोई है नहीं, क्लोजिंग यही बन जाएगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग 2 ही क्यों है? पहला ही साल था, ब्रॉड डाउन नहीं है। और फाइनली किससे रिकंसाइल हो जाएगा? क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट से रिकंसाइल हो जाएगा। फिगर्स डेफिनेटली बिल्कुल इजी हैं, लेकिन मकसद मेरा ये था कि कुछ याद दहानी हो जाए। पता नहीं हम उसमें कितने कामयाब हुए हैं, ये अल्लाह जानता है। अब आप जरा 2012 जरा फिगर पर लिखे हैं जरा। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट का बेटा मतलब होता है विदाउट डिडक्टिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट कवर्स सेपरेट लेजर्स। एसेट अकाउंट अलग है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग है। तो जो सेपरेट लेजर है वो ग्रॉस कैरिंग अमाउंट है, और अगर उसे WDV पे बना ले लेजर को तो फिर वो सिंपल कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट से क्या ज़हन में आता है? WDV आती है, WDV कैरिंग अमाउंट। तो WDV मीन्स एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस हो गई है। लेकिन अगर ग्रॉस वर्ड लिखा जाए तो विदाउट डिडक्टिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो 20 एज इट इज ही है, सवाई इसके के 2 डेप्रिसिएशन चार्ज होने से कैरिंग अमाउंट 18 हो गई है। प्लीज आई एम वेटिंग। अब 2012 आप खुद कर रहे हैं। जी आप लोगों ने कर लिया 12? जब मेरी तरफ फ्री बैठे हैं आपने कंप्लीट कर लिया? जी, ब्रॉड डाउन कैरिंग अमाउंट 20, accumulated appreciation 2, 18, any addition, disposal, revaluation, depreciation 2 ही है, closing 16, gross carrying amount 20 ही है, accumulated 4 क्यों हो गई है? ओपनिंग भी 2 थी और 2 फर्दर चार्ज हो गई है। So what is the first disclosure prepared by lessee in case of lease? पुराना स्केड्यूल तो पहले आप I16 में बनाते रहे हैं। जी कंप्लीटेड है। चले बाकी भी 2-3 चीजें बता दें। रिवैल्यूएशन तो इसमें नहीं है, लेकिन और कोई डिस्क्लोज है? स्पीड अप इसके इसके नीचे यूजफुल लाइफ, डेप्रिसिएशन मेथड, और मेजरमेंट बेसिस लिखे वर्ड्स। यूजफुल लाइफ बताएं 10 years, डेप्रिसिएशन मेथड बताएं। गिवन है सवाल, स्ट्रेट लाइन था। यूजफुल लाइफ, डेप्रिसिएशन मेथड और मेजरमेंट बेसिस। मेजरमेंट बेसिस कॉस्ट मॉडल, कौन सी 2 होती है वैसे? तो रिवैल्यूएशन की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है,
कॉस्ट मॉडल, ये क्या करें, बाकी डेफिनेटली कोई डिस्पोजल हो जो उसके भी डिस्क्लोजर्स हैं, वैल्यूएशन है तो उसके भी डिस्क्लोजर्स हैं। बना लिया करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो आगे, चलो अब नई चीज एक आ रही है जी, हेडिंग बनाए डिस्क्लोजर ऑफ लीज। डिस्क्लोजर ऑफ लीज, बस हेडिंग लिख के करनी, जरा रुक जाना, कुछ जरा वर्ड्स नए हैं आप लोगों के लिए, उनको पहले अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, बनवा दीजिएगा डिस्क्लोजर, फिर उसके बाद लिख लीजिएगा। शुरू करूं, शुरू करें सर? आप अपने क्वेश्चन के नीचे वो नोट नंबर 1 पढ़े जरा। आइए 16 वाला तो हो गया, उससे आगे कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे बोर्ड पे, जरा देखें। इस डिस्क्लोजर का एक नाम है मैच्योरिटी एनालिसिस। मीनिंग मैं एक मिनट बताता हूँ इन वर्ड्स के क्या मीनिंग है, देन फिर एक मिनट डैश लगा रहा हूँ, माइनस नहीं साइन है ये। पहले वर्ड्स के हैं, एक डैश सॉर्ट ऑफ है, और किस चीज का मैच्योरिटी एनालिसिस, नहीं वो मैंने बताना है यार, नहीं वो तो ऊपर हेडिंग आ गई है ना, उसके ऊपर हेडिंग जरा पूरी कर लें, डिस्क्लोजर ऑफ लीज लायबिलिटी लिख लें, बस आप ये पूरा कर लें। लीज लायबिलिटी का एक डिस्क्लोजर है, लेकिन उस डिस्क्लोजर का ये हेडिंग है जो मैं नीचे लिख रहा हूँ। लीज लायबिलिटी का डिस्क्लोजर किस हेडिंग में आना है, मैच्योरिटी एनालिसिस वर्ड्स लिखने आपने, उसके बाद लिखना होता है कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स। मत लिखें, एक मिनट पहले ट्रांसलेशन कर लें, बात है बिल्कुल सिंपल, थोड़े से वर्ड जरा खतरनाक है। मैच्योरिटी एनालिसिस वर्ड्स हैं, और आगे किस चीज का मैच्योरिटी एनालिसिस, कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स। मैच्योरिटी एनालिसिस वर्ड समझने से पहले जरा डैश से आगे जाएं। कॉन्ट्रेक्चुअल का मतलब कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक, अनडिस्काउंटेड का मतलब विदाउट डिस्काउंट किए, लीज पेमेंट्स का मतलब आप बताएं, जो लीज टर्म में लेसी ने पैसे देने हैं। अपना टेबल निकाले, थोड़ी देर पहले कल जो परसों आपने एक टेबल बनाया था, फाइनेंस चार्ट टेबल, सेकंड कॉलम देखें रेंटल्स वाला, प्लीज प्लीज सेकंड कॉलम रेंटल्स वाला। अगर मैं कहूं आपसे कि ये जितने इंस्टॉलमेंट्स लिखी हुई हैं 5.48 की 4 इंस्टॉलमेंट्स और नीचे 2 मिलियन, ये कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक लेसी ने लेसर को देना है, तो मुझसे एग्री किया जा सकता है? और क्या ये विदाउट डिस्काउंट है, विदाउट प्रेजेंट वैल्यू ये फिगर्स है? मैच्योरिटी एनालिसिस का मतलब, मेरा मीनिंग है मैच्योरिटी, कहीं वर्ड सुना होगा आपने जिंदगी में। मैच्योरिटी का मीनिंग होता है कि पैसे कब देने हैं। मसलन फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि सेंड सिस्टम बोलूं लोन कब मैच्योर हो रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि लोन कब देना है। जो रीपेमेंट डेट होती है उसे मैच्योरिटी डेट बोलते हैं, डेट ऑफ रीपेमेंट्स को मैच्योरिटी डेट बोलते हैं। तो शेयर होल्डर्स को बताना ये है कि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जो पैसे देने हैं वो किन सालों में देने हैं, किन पीरियड्स में देने हैं। तो इन वर्ड्स में और कुछ भी नहीं है। मैच्योरिटी एनालिसिस मींस एनालिसिस एक करके बताएं कि पेमेंट्स कब होनी है, टाइम पीरियड बताएं, और किस चीज का टाइम पीरियड बताएं, उन पेमेंट्स का जो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक हमने पे करनी है विदाउट प्रेजेंट वैल्यू। अब ये जो मुश्किल वर्ड्स हैं, इन मुश्किल वर्ड्स को आए इधर आसान करते हैं। तरीका ये होता है, तरीका ये होता है कि आपने पहला डिसीजन ये लेना होता है कि आप किस डेट पे ये डिस्क्लोजर बना रहे हैं। क्या बोला मैंने, व्हाट इज द फर्स्ट डिसीजन?
आप बताएंगे जरा क्वेश्चन देख के, रिक्वायरमेंट देख के, हम ये डिस्क्लोजर किस डेट में बना रहे हैं? हम ये डिस्क्लोजर 30 जून 2012 पे बना रहे हैं फिलहाल, लेकिन क्योंकि कंपैरेटिव भी देना है तो 30 जून 2011 के एंड पे भी खड़े होकर सोचेंगे। फिलहाल हम कहाँ खड़े होकर सोच रहे हैं? तो एज ऑन 30 जून 2012 का डिस्क्लोजर मैं बनाऊंगा और फिर कंपैरेटिव 2011 का इंशाल्लाह आप अभी खुद बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन? आपने वो डेट डिसाइड कर लेनी है जिस डेट पे आप खड़े होकर डिस्क्लोजर बना रहे हैं। दोबारा फाइनेंस चार्ट टेबल सामने रखें और देन जिस डेट पे आप खड़े हैं उस डेट से ऑनवर्ड सोचना है। जो इंस्टॉलमेंट्स पे हो गई हैं उनका डिस्क्लोजर नहीं है, जो पैसे देने हैं वही लायबिलिटी है। जो देनी है वो लायबिलिटी है या जो देने हैं? तो जो देने हैं उनका कैसे पता चलेगा? जिस डेट पे आप खड़े हैं उस डेट से ऑनवर्ड्स बस एग्रीमेंट देखना है आपने। मसलन फॉर एग्जांपल अगर हम इस टेबल को देखें जो आपने बनाया है और आपने अपने सामने रख लिया है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि अकॉर्डिंग टू दैट टेबल, या अल्लाह टेबल मिल जाए, अकॉर्डिंग टू दिस टेबल 30 जून 2012 अगर जहन में रखा जाए, कौन सी डेट जहन में रखी जाए? तो हम शायद यहां कहीं खड़े हैं। ये डेट जरा दोबारा देख लीजिएगा। दो इंस्टॉलमेंट्स पे हो चुकी होंगी 30 जून 2012 पे, और अगली दो इंस्टॉलमेंट्स और प्लस एक 2 मिलियन अभी रहता है। प्लीज जहां मैंने एक लाइन लगाई है वो बात समझ आ रही है? उससे आगे अब हमने देखना है, ऑनवर्ड्स देखा करना है या बैकवर्ड्स जाना? किस डेट से ऑनवर्ड्स? जिस डेट पे डिस्क्लोजर बना रहे हैं उस डेट से ऑनवर्ड्स आप अपने फिगर्स ढूंढा करेंगे। ओके, अब मैं अगर आपसे कहूं कि 30 जून 2012 से ऑनवर्ड अगर सोचा जाए तो जो नेक्स्ट अमाउंट है 5.8 मिलियन वाली, ये अगले 12 महीनों के अंदर अंदर पे हो जानी है। हो जानी है या हो गई है? हो जानी है। और उसके बाद अगले 12 महीनों के बाद भी कोई अमाउंट पे होनी है। अगले 12 महीनों से मेरा मीनिंग बताएंगे कौन सा साल है? 2013 ईयर एंड। क्या 2013 ईयर एंड में 1 जुलाई 12 वाली इंस्टॉलमेंट जानी है? क्या 2013 वाले ईयर एंड में 1 जुलाई 2012 वाली इंस्टॉलमेंट जानी है? ये कौन सा साल शुरू हो जाएगा 1 जुलाई 12 से? 13 ईयर एंड वाला शुरू हो जाएगा। तो 2013 में 5.8 मिलियन एक जाना है। इसको फिर लिखना कैसे वो वर्ड्स में बता देता हूँ। उसके बाद भी को पैसे जाने हैं। किस साल की बात हो रही है? 2014 में। बहुत सारा टेबल देखें, 2014 में क्या सिर्फ 5.8 मिलियन ही पे होना है या 2014 के एंड पे 2 मिलियन भी पे हो जाना है? अब ये जो आखिरी दो अमाउंट्स हैं, एक अमाउंट 2014 के स्टार्ट में है और दूसरी अमाउंट उसी साल के एंड में भी है। अगली जो फिगर हम लिखेंगे वो फिर प्लस करके हम लिख रहे होंगे। कुछ क्लियर है प्लीज? किन दो इंस्टॉलमेंट्स को क्यों छोड़ दिया है मैंने? पहली दो इंस्टॉलमेंट्स को इसलिए छोड़ दिया मैंने क्योंकि 30 जून 2012 पे वो अब पेएबल लायबिलिटी नहीं रह गई है। हमने फ्यूचर की पेमेंट्स को शेयर होल्डर्स के लिए बस डिस्क्लोज करना है। किस हेडिंग में प्लीज डिस्क्लोज करना है? हेडिंग बोल दे जरा देख के। डिस्क्लोजर लीव लायबिलिटी में आगे क्या लिखना है? मैच्योरिटी एनालिसिस, कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश लीज पेमेंट्स। डेफिनेटली थोड़ा सा लिख के याद करना पड़ना है, वरना आप करना क्या है, लेट मी फिनिश। ये पता है आपको कि क्या लिखना है? मैंने 5.8 मिलियन की दो अमाउंट्स रह गई हुई हैं और एक 2 मिलियन है, लेकिन लिखते हुए बेटा करना ये होता है, दोबारा जरा कुछ इंग्लिश के वर्ड्स हैं, परेशान नहीं होना। पहली हेडिंग लिखनी होती है इसके नीचे लेस देन 1 ईयर। बिल्कुल रिलैक्स है कि ट्रांसलेशन करें। थोड़ा सा अगर सही तरह अंडरस्टैंड करें तो हम 2012 के एंड पे खड़े हैं, उससे अगले साल की शायद बात हो रही है। लेस देन 1 ईयर का मतलब इस तरह कह लें 2013 की बात हो रही है। 2013 के अंदर अंदर जो पेमेंट्स जानी है उनके डिस्क्लोजर की बात हो रही है। क्या लेस देन 1 ईयर में हमेशा 2013 आएगा? अगर आप डिस्क्लोजर बना रहे हैं एज ऑन 30 जून 2020 सपोज,
तो 2021 वाला साल इस फर्स्ट हेडिंग में फॉल किया करेगा। टेबल देखें जरा, फाइनेंस चार्ट टेबल, बताएं इसके सामने किस साल वाली कितनी अमाउंट लिखूं? 13 वाली कौन सी अमाउंट लिखूं? एनी कंफ्यूजन? कहां से ऑनवर्ड सोचना है? एनी कंफ्यूजन? कौन सा साल अल्हम्दुलिल्लाह आपने कंप्लीट कर लिया? देन उसके बाद वर्ड्स लिखे जाते हैं 1 2, डेफिनेटली बेटा वर्ड्स डिफरेंट भी हो सकते हैं जो मैं लिख रहा हूँ, लेकिन ये जो वर्ड्स हैं ये स्टैंडर्ड में जरा डिफाइंड है कि आपने जरा इन वर्ड्स के साथ डिस्क्लोजर देना है। इंग्लिश के वर्ड्स में भी डिफरेंट, लेकिन ये जो वर्ड्स मैं लिख रहा हूँ ये स्टैंडर्ड के डिफाइंड वर्ड्स हैं, इसलिए जरा थोड़ा सा इनको भी सोचने की कोशिश कर लेते हैं। यकीनन ये जो मैंने लेस देन 1 ईयर लिखा है, इसे शायद ये भी लिख सकते थे हम नेक्स्ट 1 ईयर। क्या नेक्स्ट 1 ईयर की बहस हो रही है? उसके बाद ये भी लिख सकते थे आफ्टर 1 ईयर, बट नॉट लेस देन 2 ईयर्स। तो ये वर्ड्स हो सकते थे, लेकिन जो वर्ड्स मैं लिख रहा हूँ इस वक्त ये डिफाइंड बाय स्टैंडर्ड है, इसलिए हमने वर्ड्स काइंडली यही लिखने हैं। क्लियर है? लेकिन लेस देन 1 ईयर का मतलब अगला साल है। किस डेट से अगला साल है? 12 से अगला साल है इस केस में। अब आगे अगर मैं लिखूं 1 to 2 ईयर्स, तो इस 1 to 2 ईयर्स में कौन सा वाला साल फॉल करेगा? 1 to 2 ईयर्स का मतलब कहां से खड़े होके आगे? 12 पे ही खड़े हैं, लेस देन 1 ईयर में 13 आ गया है। 1 to 2 ईयर्स का मतलब 13 से अगला साल, और नहीं उससे अगला नहीं, 1 to 2 ईयर्स। ये कहां से कहां तक चलेंगे? 1 to 2 ईयर में डेट बोलता हूँ जरा, 1 जुलाई 13 से 30 जून 14 तक, 1 to 2 ईयर। एक गुजर गया है लेकिन दूसरे तक, इस तरह से कुछ इसका मीनिंग है। कौन सा वाला साल फॉल कर जाएगा? 14 हमारे इस केस में। बताएं 14 में कौन कौन से पैसे जाना है? 5.8 जाना है या 2 भी जाना है? तो इसका मतलब हमने पूरे पूरे साल का डिसीजन लेना है, क्योंकि इस साल में शुरू में 5.8 मिलियन का रेंटल भी है और इसी साल के एंड में 2 मिलियन भी है, तो 7.8 मिलियन हो जाएगा। क्लियर हुआ है? कुछ क्लियर हुआ है सर? हमारा एक क्वेश्चन बस यहाँ तक एंड हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद हमारा एग्रीमेंट एंड हो रहा है। लेकिन मैं जरा थोड़ा सा और आपको आइडिया दे दूं, अगर अगले साल होते तो उनको कैसे लिखते आप बताएं? आप 2 to 3 ईयर्स में कौन सा साल फॉल कर जाता? उसके बाद भी अगर कुछ होता तो क्या लिखते हैं? 3 to 4 ईयर्स में हमारे सवाल के मुताबिक कौन सा साल फॉल करना था? आगे अगर होता तो बोल दें क्या होना चाहिए था? 4 to 5 ईयर्स में कौन सा साल फॉल कर जाना है? 13, 14, 15, 16, 17, यहां तक ओके? 17, 4 to 5 ईयर्स के बाद क्या होना चाहिए था? 5 to 6 ईयर्स हो सकता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद स्टैंडर्ड कहता है कि बस आप इस तरह कर दें मोर देन 5 ईयर्स। इट मीन अगर 5 ईयर्स से ज्यादा एग्रीमेंट और भी है तो मोर देन 5 ईयर्स में जितनी भी फिगर्स आ रही हैं, 5वें, छठे, 7वें, 8वें वगैरह साल की, वो सारी कंबाइन करके प्रेजेंट हो जाएंगी। ओके है सर? मैंने लिख के डैश लगाए हैं, यकीनन अगर फिगर्स ना हो तो लिखनी जरूरी नहीं होती हैं, लेकिन मैं जरा चाह रहा था कंप्रिहेंसिव बात हो जाए। एक मिनट जरा सॉल्व कर दें इन दोनों फिगर्स को एड अप करके, प्लीज सॉल्व कर दो यार। 14 पॉइंट तो नहीं बन रहा यार, 15.6 शायद, 13.6। क्या है 13.6? टोटल है, इस टोटल का नाम होता है टोटल अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स। प्लीज कुछ बात समझ आ गई है? एनी कंफ्यूजन? ये बड़ा एक करंट लायबिलिटी, आपकी बात ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस रखिएगा। हमने जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में करंट लायबिलिटी लिखी है ना, वो है प्रेजेंट वैल्यू, वो सिर्फ प्रिंसिपल है। यहाँ विदाउट प्रेजेंट वैल्यू अनडिस्काउंटेड पूरे रेंटल की बात हो रही है। तो ये ठीक है, आप कह सकते हैं नेक्स्ट 12 मंथ्स हैं, लेकिन नेक्स्ट 12 मंथ्स में जो रेंटल्स देने हैं उनकी बात हो रही है। ठीक है प्लीज, चलिए ये बना लें देख के, और इसके बाद फिर आपने 30 जून 11 का जरा खुद से उतना ही बनाना है जितना रिक्वायर्ड है। लिखते हुए मेरा ख्याल बोल के लिखना चाहिए।
जरा कुछ वर्ड जरा याद करें। लेस देन 1 ईयर, 1 to 2 years, बल्कि ईयर्स शायद होना चाहिए। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी कंफ्यूजन? Any confusion? बस काफी है सर। अब अगले पूरे साल की नहीं, अगले पूरे साल में है। लेस देन 1 ईयर कब से लेके कब तक होगा? तो मतलब साल से ज्यादा अरसे में नहीं है, 1 साल से ज्यादा अरसे में ड्यू नहीं है ये। तो पूरा साल कैसे लिखना चाहिए? विद इन 1 ईयर लिखा जा सकता है ना, विद इन नेक्स्ट 1 ईयर। लेकिन अगर आ जाए लेस देन 1, अगले 1 साल से कम अरसे में देना है, इस तरह से आ जा सकता है। शायद 1 साल से कम अरसे में ही देना है, मीन्स अगले 12 महीनों में ही देना है। ठीक है, मसलन फॉर एग्जांपल अगर आखिरी दिन भी देना होगा तो वो साल पूरा नहीं होगा, वो लेस देन। तो हमारे बुजुर्गों ने बड़ा सोच के अंग्रेजी बनाई है। पता ना हमारे बुजुर्ग कौन है? अकाउंटिंग के बुजुर्ग। अकाउंटिंग के बुजुर्गान कौन होंगे? जो आपसे पहले दुनिया में आए होंगे और आप पता नहीं कहाँ होंगे, अल्लाह बेहतर करे उनके लिए। FCAs हो गए होंगे और स्टैंडर्ड्स बना रहे होंगे। हमारे बुजुर्ग वही हैं, अकाउंटेंट्स के बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग FCAs। नहीं अल्लाह रहम करे, मैं सॉल्व नहीं, मुझे ना ही समझिएगा, मैं मुझे भूल जाए जितनी जल्दी हो सकता है। पेपर पास करें, जान छुड़ाएं अपनी। एक डरावना ख्वाब। आई कैप की वजह से हमारी मुलाकात हुई है सर। अगर हमारी जिंदगी में आई कैप ना होता तो इस वक्त हम एक दूसरे को देखना भी ना कर रहे होते। तो आई कैप ने हमारी मुलाकात करवाई है। अल्लाह ताला हम पे रहम करे। नहीं ये क्लियर हो गया आपके वर्ड्स? जी कोई 11 का बनाना चाह रहे हैं सर? बनाए सर। इसी के नीचे एक दोबारा हेडिंग लिख लें, एज ऑन 30th June 13, सॉरी 11 कंपैरेटिव, सॉरी 11। अब आप 11 के एंड पे खड़े होके ये हेडिंग्स जब खुद लिख रहे होंगे तो कर ले फाइनल। मेरा ख्याल है बात सिंपल है। सिर्फ इसमें बेटा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सबसे पहले क्या जहन में लाएं, क्या आपका ईयर एंड क्या है, और उस ईयर एंड पे खड़े होकर डिसीजन ले लें कितनी फ्यूचर की अमाउंट्स रह गई हैं। अब 3 इंस्टॉलमेंट्स हैं और 1 2 मिलियन है। अगर 11 के एंड पे ये डिस्क्लोजर बनाया जा रहा हो तो लेस देन 1 ईयर में
कौन से साल वाला फॉल कर रहा होगा, वाला 5.8 मिलियन फॉल कर रहा होगा? 1 to 2 ईयर्स में, 1 to 2 ईयर्स में 2013 वाला 5.8 मिलियन, और 2 to 3 ईयर्स में 2014 वाली दो फिगर्स इकट्ठी कंबाइन हो जाएंगी। ठीक है प्लीज। और डेफिनेटली अगर फर्दर फिगर्स नहीं है तो सिंपली टोटल करना है, 19.4 मिलियन हो जाएगा टोटल। 12 ये वर्ड्स पूरे रखने हैं जी, टोटल अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स। एनी फाइनली कंफ्यूजन? चले अल्हम्दुलिल्लाह दो चीजें हो गई हैं, जरा बोल दें कौन सी दो? डिस्क्लोजर बनाते हुए स्केड्यूल हो गया और लीज लायबिलिटी का डिस्क्लोजर हो गया। आखिरी चीज ये है कि आपने इस एग्रीमेंट को जरा एक्सप्लेन कर देना इंग्लिश में, एक नरेटिव पैराग्राफ लिख देना। उसका तरीका ये होता है, क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन देख के बस अरेंजमेंट कैसे करना है, 3-4 चीजें मेन क्या याद आ जानी चाहिए वो जरा एक मिनट सुन लें जरा। सबसे पहले एक जनरल स्टेटमेंट आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 की फर्स्ट लाइन पढ़े जरा। कंपनी हैज एक्वायर्ड एन एसेट ऑन लीज फ्रॉम बैंक, एक इस तरह से एक स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगा। द कंपनी हैज, मुझे कंप्लीट करवा दे फिर लिख लीजिएगा। द कंपनी हैज एक्वायर्ड, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन से मिलनी है, आपने खुद कुछ नहीं अज्यूम करना। हैज एक्वायर्ड अ मशीन ऑन लीज फ्रॉम अ बैंक। अब डेफिनेटली पूरा क्वेश्चन भी एज इट इज लिखा जा सकता है, लेकिन वो डेफिनेटली इस आज मुनासिब नहीं रहेगा। देन आपने लीज टर्म का जिक्र कर देना है, इंटरेस्ट रेट बता देना है, इंस्टॉलमेंट्स की इंफॉर्मेशन दे देनी है, और अगर कोई परचेज ऑप्शन हो तो उसकी बात कर देनी है। तो मुझे जरा छोटे छोटे सेंटेंसेस बनवा दें। लीज टर्म इज, लीज टर्म इज 4 ईयर्स। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस पैराग्राफ की सिग्निफिकेंस ये है कि मैक्सिमम 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। मतलब ये नहीं कि एंजॉय करना शुरू कर दें और क्वेश्चन लिख ही जाए। मेन 3-4 चीजें, इंट्रोडक्टरी एक लाइन हो जाएगी, लीज टर्म, इंटरेस्ट रेट, इंस्टॉलमेंट एंड परचेज ऑप्शन इफ एनी। तरतीब आगे पीछे हो जाए कोई इशू नहीं है, बस याद रह जाए 2-4 चीजें वो लिख देनी है। नेक्स्ट बोले आप क्या लिखना चाहिए? द इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, implicit rate of interest is, पूरा बोल दें जरा, 15.725879%। There are 4 annual installments of rupees, 4 annual installments of rupees 5.8 million in advance. There is a purchase option, reasonably certain purchase option of rupees. There is a reasonably certain purchase option of rupees 2 million। चले मेरा ख्याल है कुछ आगे पीछे हो गया, जितना नजर आ रहा है वो तो शुरू करें, आ रहा है बाकी भी आ रहा आगे। बल्कि ये देख के लिखने की जरूरत है वैसे, ये सेंटेंस अपना बनाया जरा फर्स्ट टाइम का मतलब। ये सेंटेंस जरा अगर थोड़ा सा आपने अपने वर्ड्स में लिखना वो ज्यादा बेहतर है।
FA2 के हवाले से मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि आफ्टर FA1 FA2 की कोई अंडरस्टैंडिंग का इशू नहीं है, बस मेन मसला वही आना है कि रोज का काम रोज हुआ होना चाहिए। आपको अंदाजा है ही कि एक छुट्टी भी बाद में चीजें एक्यूमुलेट कर देती है, तो थ्रू आउट द सेशन इन्वॉल्व रहना पड़ता है। वैसे भी इस सेशन में अब शुरू में ही कुछ 3-4 एक्स्ट्रा छुट्टियां भी हो गई हैं और आगे भी मेरा ख्याल है एक हफ्ते की अनफॉर्चुनेटली छुट्टियां भी और आनी है। ईद भी आनी है और उसके बाद मुहर्रम की भी 2 छुट्टियां कंपलसरी आनी है, तो इसलिए उसका मैनेज करने के लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ना है। नहीं वो तो अब मजबूरी है, अब क्या करें। आप आए, आपने तो एक हफ्ता पहले पूरा खुद डिस्टर्ब कर दिया, मैंने तो 3 दिन किया था, 3 दिन आपने और मिला लिए, तो आपका तो फिर और मसला है। तो बहरहाल वो अब अनफॉर्चुनेट रियलिटी है, लेकिन इसका मतलब फिर यही हुआ कि रोज का रोज मजबूरी है। बहरहाल आप जो समझे शायद मैंने वो कहा नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है जो आप कहना चाह रहे हैं वो मुझे सुनना पड़ेगा। हाँ लग रहा है कि आप संडे को बोर होते हैं, देयरफॉर मिलजुल के पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है चलें, अगर आपकी सजेशन है तो मुझे भी सोचना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन अब इसका मतलब फिर ये हुआ कि हमें साथ साथ रोज का रोज याद करना पड़ना, क्योंकि संडे जो है खतरे में है। जी नोट हो गया सर? नोट हो गया सर? चले अल्हम्दुलिल्लाह सर, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया, जिसके फौरन बाद एक क्वेश्चन नंबर 4 पे होमवर्क लिखें। अच्छा छोटे छोटे काम आप स्टार्ट हो गए आज से, ये कंपलसरी हैं चीजें, प्लीज साथ साथ जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा होमवर्क दे रहा हूँ, उसकी जरा रिक्वायरमेंट 1 पढ़ें। लीज अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल अगर कभी वर्ड आ भी जाए तो उसका सिंपली मतलब वही फाइनेंस चार्ज टेबल है। रिक्वायरमेंट बी पढ़ के मीनिंग बताएं, आइडिया है? रिक्वायरमेंट सी पढ़ के मीनिंग बताएं। नहीं लेकिन सिर्फ शायद किसका मांग रहा है, डिस्क्लोजर ऑफ लीज इन नोट्स मांग रहा है। अगर तो सिर्फ नोट्स वगैरह वर्ड लिखा होता फिर तो आप तीनों बनाते हैं, लेकिन अब नोट्स में सिर्फ किसका डिस्क्लोजर मांग रहा है, तो इट मींस आपने सिर्फ ये मेच्योरिटी एनालिसिस वाला बनाना है। पढ़ने जरा सही था ऊपर वाले रिक्वायरमेंट और इसमें क्या डिफरेंस है। वहां कह रहा था नोट्स बनाए, तो नोट्स में तो फिर सब कुछ होना चाहिए था, लेकिन अब यहाँ सिर्फ लीज का डिस्क्लोजर अगर मांग रहा है तो बस मेच्योरिटी एनालिसिस बनाना है। तो क्वेश्चन टफ नहीं है, लेकिन इसमें 1-2 इश्यूज हैं, जरूर कीजिएगा ताकि फिर डिस्कस होकर बात आगे बढ़ सके। देन सर पहले क्वेश्चन नंबर 6 जरा ढूंढे, 5 पे फिर बाद में आते हैं। अच्छा कॉन्सेप्ट अब लीज के लेसी के तकरीबन यही है, बाकी अब बस क्वेश्चन की वेरिएशंस रह गई हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 बाय द नेम ऑफ पढ़े, Naman Engineering entered into a lease agreement for which following information is available. Date of agreement is 1st July 9. Lease payments are 2.5 million. Underline experts. Semi annual है और arrears है। Arrears किसे कहते हैं? असल में सही वर्ड्स है एंड ऑफ द पीरियड को कहते हैं। अगर पूरा साल है तो एंड ऑफ द ईयर होगा, एक महीना है तो सेमी एनुअल मीन क्या होता है? नहीं 6 महीनों को सेमी एनुअल कहते हैं, तो सेमी एनुअली इन एरियर का मतलब हर 6 महीने के एंड में देना। अगर लिखा होता है सेमी एनुअली इन एडवांस, हर 6 महीनों के शुरू में देना। तो मसलन इससे पिछली लाइन में, फर्स्ट लाइन में जाए जरा, एग्रीमेंट डेट है 1 जुलाई और इंस्टॉलमेंट है 2.5 मिलियन की सेमी एनुअल इन एरियर्स। फर्स्ट को रेलेवेंट डेट बताएंगे, 31 दिसंबर 2009 हो जाएगा। अगली इंस्टॉलमेंट की डेट 30 जून 2010 हो जाएगा, 6 महीनों के बाद। अभी तक जो क्वेश्चंस कर रहे थे एनुअल इंस्टॉलमेंट्स थी, लेकिन ये सेमी एनुअल, क्वार्टरली, मंथली इंस्टॉलमेंट्स भी हो सकती हैं। तो अकॉर्डिंगली सवाल पे क्या फर्क पड़ेगा इंशाल्लाह भी बात करते हैं। यूजुअल लाइफ दी हुई है 8 साल,
इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 13.731% PA मींस पर एनम। इंटरेस्ट रेट बाय डिफॉल्ट हमेशा पर एनम ही होते हैं। लीज टर्म 6 साल कह रहा है, तो देयरफॉर टोटल इंस्टॉलमेंट्स कितनी होंगी? 12 कैसे होंगी यार? 6 साल है तो 6 इंस्टॉलमेंट्स होंगी। सेमी एनुअल है तो देयरफॉर 12 होंगी। रिक्वायरमेंट है जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लेसी फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2010 एंड। पहले रिक्वायरमेंट ए ही कर लें जरा, आज स्पीड अप हो। सिर्फ एक बारीक सा माइनर सा चेंज है, एवरी अदर थिंग रिमेन सेम बिकॉज ऑफ सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। सिर्फ छोटा सा डिफरेंस में से सुन लें, जो अदरवाइज एवरी अदर थिंग इज सेम। साथ मेरे बिस्मिल्लाह पढ़ना है जी। रेडी है जी? प्लीज रेडी है सर? बिजनेस नेम नोमान इंजीनियरिंग। जनरल एंट्रीज ही रिक्वायर्ड है। जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 30th June 2010। फॉर्मेट बना लें। क्या लाइनें लगा रहे हैं सर? ये करो स्टार्ट। एक सिर्फ फर्स्ट एंट्री जरा करवा दें, उसके बाद मेरा ख्याल आप खुद बताइएगा। ये फर्स्ट रेलिवेंट डेट लेसी है एवरीथिंग इज सेम। 1 जुलाई 2009। क्या करेगा लेसी? राइट ऑफ यूज कोई एसेट का नाम है? बस एसेट ही लिखना। फिर राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट। लीज लायबिलिटी क्रेडिट किस अमाउंट से? बिल्कुल ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट्स आप मुझे ढूंढवानी है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, इकट्ठे हो यहाँ तक। या अगर नहीं लिख रहे तो सबसे बेस्ट है वर्किंग करवा दें। किस अमाउंट पे एंट्री होनी है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। मेरी सजेशन हमेशा क्या है कि लीज पेमेंट्स पहले लिख के सामने रख लें। लीज पेमेंट्स का मीनिंग बता दें प्लीज। जो पैसे लेसी ने लेसर को लीज टर्म में देने हैं, एग्रीमेंट ढूंढना है, पर्सन ढूंढना है। एनी डाउन पेमेंट, एनी इनिशियल डिपॉजिट। सिंपली बस क्या है, 25 लाख की कितनी इंस्टॉलमेंट्स बनेगी? 12 कैसे प्लीज? 12 कैसे मल्टीप्लाई कर दें? 30 मिलियन क्या है? मेरा ख्याल है 30 मिलियन है। 30 मिलियन क्या है? 25 लाख की एक अमाउंट है और 12 अमाउंट्स की 30 लाख हो गई है। 30 मिलियन लीज पेमेंट्स की अमाउंट है। क्या लीज पेमेंट्स के अंदर इंटरेस्ट होता है? लीज पेमेंट्स के अंदर इंटरेस्ट होता है। सैटरडे तक तो होता था। क्या इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट होता है? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का कॉम्बिनेशन है जी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स की वर्किंग पहले आपने सिंपली देखनी है। प्लीज जहां भी रुक जाए। 25 लाख के 12 रेंटल हैं, सेम रेंटल्स हैं। एन्यूटी लगाऊं डिस्काउंटिंग लगाऊं? एन्यूटी या डिस्काउंटिंग? लग सकता है एन्यूटी। एक से ज्यादा है, इक्वल है, टाइम का गैप कांस्टेंट है। हाँ वो इस वक्त साल नहीं है, वो 6 मंथ है। तो एन्यूटी कैसे लगाया जाता है? इंस्टॉलमेंट की अमाउंट उठाएं।
क्या फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में भी इंटरेस्ट है? वो क्यों? एरियर्स में है। अगर एडवांस में होता मैं क्या करता? पहला अलहदा कर लेता, बाकी फिर 11 रह जाते। लेकिन इस वक्त 11 की बजाय 12 ही इंस्टॉलमेंट्स हैं। एन्युटी का फॉर्मूला बोले, 1 माइनस 1 प्लस पे रुक जाए, इंटरेस्ट रेट ढूंढना है। अब चेंजेस नोट कीजिएगा, इंस्टॉलमेंट सेमी एनुअल है, इंटरेस्ट रेट पर एनम है। तो पहला चेंज ये है कि अगर इंस्टॉलमेंट सेमी एनुअल है तो इंटरेस्ट रेट को भी आपने अकॉर्डिंगली सेमी एनुअल बनाना है। अगर इंस्टॉलमेंट एनुअल है तो रेट एनुअल चलेगा, लेकिन अगर इंस्टॉलमेंट सेमी एनुअल है तो इंटरेस्ट रेट को सेमी एनुअल बना लेंगे। अगर इंस्टॉलमेंट मंथली हो तो इंटरेस्ट रेट को भी मंथली बना लेंगे। क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट होगी तो कैसे बना लेंगे? पूरे साल का अगर रेट है, सेमी एनुअल कैसे बना लेंगे? 2 पे डिवाइड कर लें या मल्टीप्लाइड बाय 6/12 कर लें। क्वार्टरली कैसे बना लेंगे? डिवाइड बाय 4 कर लें या 3/12 कर लें, एक ही बात है। मंथली कैसे बना सकते हैं? तो अगर इंस्टॉलमेंट बदल गई एनुअल से तो जो भी इंस्टॉलमेंट का टाइम पीरियड है अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट को एडजस्ट करें, इंटरेस्ट रेट को एडजस्ट करें। कैलकुलेटर उठाएं, इंटरेस्ट रेट था 13.731%, डिवाइड बाय 2 कर दूं, इज इक्वल टू, ये 6.8 समथिंग आ रहा है, लेकिन ये 6.8 समथिंग परसेंटेज है। इसे लिखते हुए कैसे लिखूं? 0.6 लिखूं, 6% एहतियात रखें, 0.06 हो जाएगा। बोल दें आगे जरा, 8655। ओके है प्लीज? ओके है सर? माइनस 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 6, अब साल नहीं गिन रहे, पीरियड्स गिन रहे हैं, सेमी एनुअल पीरियड्स हैं, तो -N12 हो जाएगा नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स जिनमें इंटरेस्ट है। प्लीज अगर ये एडवांस में इंस्टॉलमेंट्स होती मैं क्या कर रहा होता? पहला अलग कर लेता और फिर -11। तो n यहाँ एनईटी के फॉर्मूले में नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। तो सेमी एनुअल 12 इंस्टॉलमेंट्स हैं जिनमें इंटरेस्ट है। एवरीथिंग इज ओके प्लीज? डिवाइडेड बाय 0.08655। एनी कंफ्यूजन? लिखें। जी जी, सेमी एनुअल यार, तो सर आगे सेमी एनुअल लिखा हुआ है यार। लीज लीज क्या लिखा गया? जी जी जी, सेमी एनुअल ही नहीं रहे, 6 महीने के एंड पे तो एक इंस्टॉलमेंट की अमाउंट दी होती है ना, टोटल तो आपने करना है। सेमी एनुअल है ना, सेमी एनुअली 2.5 मिलियन ही नहीं, या फिर वो होना चाहिए था लीज पेमेंट्स आर 2.5 मिलियन, अगर होता फिर फुल स्टॉप लग जाना चाहिए था। फिर वो हम खुद ढूंढते कि 4-6 साल है, लेकिन सेमी एनुअली नहीं रही। लीज पेमेंट्स आर 2.5 मिलियन, सेमी एनुअली है और एरियर्स में। ठीक है प्लीज? जी, एनी अदर कंफ्यूजन? कर दें बंद, थोड़ी देर के लिए कर दें, मेरा ख्याल काफी ज्यादा चल रहा है। इधर ही कहीं ढूंढना जरा, एसी रिमोट, ये वाला, ये वाला नहीं, वो उधर में। हाँ बस ठीक है कि ठीक, बाकी ठीक है। बंद करना है? कोई नहीं, क्वेश्चन करते हैं। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोगों को बड़ा समझ आ गया? प्लीज समझ आ गया सर? आंसर बताएं क्या आ रहा है?
19,998,35 अल्हम्दुलिल्लाह। पॉइंट, शुक्र है स्क्रीन खत्म होगी वरना आपने और एंजॉय करना था। ये मेरा 0.03 के बाद तो कुछ नहीं ना है। काश अभी और इसमें ऑप्शन होती। आज घर जाके कंप्यूटर पे करेंगे और फिर जो आगे आ रहे होंगे। ये स्क्रीन खत्म हुई है, अब ये गेम ऑन है, चेक कीजिएगा घर आके। यहाँ नहीं लेकिन करना प्लीज। अप्रोक्सीमेटली ठीक है सर। ये क्या है लिखें जी। पहली एंट्री किस अमाउंट पे होती है? जी एनी कंफ्यूजन बेटा? क्या नई चीज पता चली जी इस वर्किंग से? इस क्वेश्चन में क्या अभी तक नया पता चला? अगर इंस्टॉलमेंट सेमी एनुअल है तो अकॉर्डिंगली रेट को सेमी एनुअल करें और एन भी अकॉर्डिंगली सेमी एनुअल पीरियड्स हैं। अगर क्वार्टरली होता तो क्या करते? रेट को क्वार्टरली करते और एन भी अकॉर्डिंगली क्वार्टर्स के मुताबिक एडजस्ट करते। चलो आगे। तो नेक्स्ट डेट बताएं जी। क्वेश्चन देखें और से। नहीं बेटा, हाँ जी, अब गौर से डेट से 1 जुलाई के बाद पहला ईयर किस दिन एंड हो रहा है? 30 जून 2010 जी। डिसीजन जी। अब 2 पेमेंट्स आनी है। पहली पेमेंट कब आएगी? 31 दिसंबर 2009। क्या उस पेमेंट में इंटरेस्ट होगा? कैसे पता चलेगा? टेबल बनाना होगा। 2 सालों के एंट्रीज रिक्वायर्ड है। इसके नीचे 4 एंट्रीज की जगह होनी चाहिए सर, अभी बल्कि 5 शायद। 1 2, हाँ जी 5 6 एंट्रीज अभी बन जाएंगी। नेक्स्ट ईयर भी है। नेक्स्ट पेज बेहतर रहेगा। फाइनेंस चार्ज एलोकेशन टेबल जी। कॉलम्स अब याद हो गए। सबसे पहले डेट, रेंटल्स, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट एंड बैलेंस। वैसे हमने रुपीस में लिखना शुरू कर दिया, ये भी टाइम वेस्टिंग है। तो मिलियन थाउजेंड्स वगैरह में कर लें। नहीं अभी तो एक ही फिगर लिखी है। नहीं तो कोई मसला नहीं, मतलब एग्जाम में भी तो आना है। वहां कर लेंगे तो वहां सोचेंगे ना फटाफट जी। कर लें राउंड ऑफ या अभी तक एक एंट्री हुई इसको? अभी अब वरना क्या करना पड़ना है? जरा टेबल देखें जरा। 25 लाख कितनी इंस्टॉलमेंट्स है? 12। तो 12 वर्किंग्स। टाइम वेस्टिंग है यार। आए करते कोशिश। पहली एंट्री देखें जरा। मिलियंस कम चले, मर्जी आपकी, लेकिन कम से कम थाउजेंड्स में तो हिम्मत करें। मिलियंस तक तो राउंड ऑफ कर लें सर। बताइए राउंड ऑफ कैसे करूं? असल में सवाल मेरा ये था। नहीं अब बताएं क्या लिखूं? राउंड ऑफ करूं किस पे करूं? पहले चले ये डिसाइड करें। थाउजेंड में करूं या मिलियंस में करूं? ये इस वक्त तो रुपीस लिखे ना मैंने। थाउजेंड्स में करूं? अगर थाउजेंड में करूंगा बताएं क्या लिखूं? नहीं सही देख लें। अगर आप इसे राउंड ऑफ करने लगे
तो 19,999.835 हो जाएगा ये। तो एक जीरो आया तो उसने सारे जीरो कर देने और सारा भी जीरो हो जाएगा। नहीं सीरियस, बिल्कुल सीरियस नोट पे, एग्जाम में भी डिसीजन लेने पड़ते हैं। क्या लिखूं? 20,000 मिलियंस में करूंगा तो हुक्म हुक्म, मिलियंस में या थाउजेंड्स में? अगर करना ही है तो फिर मिलियंस में करते हैं। बिस्मिल्लाह, ऊपर लिखे रुपीज इन मिलियंस। यार 20 मिलियन लिख दें? हाँ देखा, ये ना बात, 19.999835 लिखते हैं, नहीं मिलियंस में करते हैं ना यार। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने ये बात बोली है। लेट्स अज्यूम जी मिलियंस में कर रहा हूँ, 19.99835। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही है। फिर इस पॉइंट को इतना सा करने में हमें क्या एतराज है? तो अगर मिलियंस में करना है तो काइंडली मिलियंस में राउंड ऑफ करने की कोशिश करें, तो कर दें फिर 20। 165 रुपए का डिफरेंस आ रहा है 20 मिलियन में से। जिस दिन आपके पास इंशाल्लाह 20 मिलियन होंगे, क्या 165 रुपया इधर उधर हो गया तो सुकून से सो लेंगे? 165, जिस दिन 20 मिलियन हो गया 165 भूल जाइएगा, वरना डॉक्टर साहब ने 2-4 मिलियन आराम से ले जाने। टेंशन होनी है, वो हो जाना है ऊपर नीचे, सीधे भागते जाएंगे, 2-4 मिलियन उसको पकड़ा देंगे। 165 भूलना ज्यादा आसान है, अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा आजकल के हालात में 165 भूल जाए, वो तो अल्लाह माफ करे, हार्ट अटैक ना कहीं हो जाए। अगर 20 मिलियन होगा तो इंशाल्लाह 165 इममटीरियल होगा, 165 रुपीज इममटीरियल होगा। आगे चलते हैं, मेरा ख्याल इससे बेहतर यही था कि हम पूरा ही लिख लेते जी। डेट 1 जुलाई 2009। बैलेंस क्या लिखूं जी? 20। किस अमाउंट से शुरू होता है? बोल दें फाइनल कर दें हम। लाइबिलिटी 20 मिलियन से फाइनली क्रेडिट होगी है। रुक के मुझे 2 स्टेप्स करवाने हैं। नेक्स्ट डेट बोले, एग्रीमेंट की डेट्स बोलनी है, ईयर एंड्स बोलने हैं। कौन सी डेट बनेगी? 31 दिसंबर 2009। रेंटल लिखवाएं। 2.5 मिलियंस में गेम हो रही है, अब छोड़ दें लिखना 1 मिनट, एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस दोबारा देख लें। 2.5 मिलियन ओके। इंटरेस्ट की वर्किंग करें, कैलकुलेटर पे लिखें 20। रेट बताएं, रेट 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 रेट। 2 तरीके हैं, गौर से सुने, रुक जाए जहां भी हैं। 1 वे 13.731%, लेकिन आप सबको पता है डिवाइड बाय 2 या मल्टीप्लाइड बाय 6/12, ये सबको पता है। ये बैलेंस 20 मिलियन बस 6 मंथ्स आउटस्टैंडिंग रहेगा, 6 महीने बाद ये बदल जाएगा। तब ये एनुअल आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस नहीं है, सेमी एनुअल है। 2 वेज हैं, या तो एनुअल रेट लेके 6/12 करते जाएं, या ऑल्टरनेटिवली क्या करते जाएं बताएं आप। सेमी एनुअल रेट 0.06% वाला जो यूज हो रहा था, या तो उसे एज इट इज ले लें, या फिर एनुअल को 6/12 कर लें। ये पिछले सवालों में तो नहीं हो रहा था। वहां 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 बैलेंस पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहता था, यहाँ बैलेंस में चेंज 6 मंथ के बाद आ रहा है। एक करवा देना पूरा। 1 पॉइंट, आप सही राउंड ऑफ करें जी। 1.37 ओके, सब कर लें एक दफा, बड़े हो जाए काइंडली। प्रिंसिपल बताएं। 1.13। क्लोजिंग प्रिंसिपल 18.87। एनी इशू? एक डेट और बता दें। नहीं बेटा 1 जुलाई नहीं, अब एरियर्स हैं, एरियर्स हैं। 30 जून 2010। अब 1 सेकंड के लिए रुकें यहाँ पे। यकीनन इंस्टॉलमेंट्स कितनी है? 12। लेकिन बेटा अब ये जरूरी नहीं कि टेबल कंप्लीट किया जाए, हमने रिक्वायरमेंट देखनी है अब, और रिक्वायरमेंट देख के बताएं कहां तक काफी है।
फिलहाल 30 जून 2011 आपको नजर आ रहा है, तो फिलहाल 2011 तक काफी है। रिक्वायरमेंट बी की वजह से शायद थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा, वो बाद में कर लेंगे। सबको पता है 2011 तक क्यों रुक जाएंगे हम, क्योंकि फिलहाल 2 सालों की एंट्रीज रिक्वायर्ड है। बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। जी बेटा एनालिस्टमेंट्स, आपको सारी सिचुएशन समझ आ गई? ये जिन्होंने कर लिया था देखिएगा फिगर्स, ठीक है? राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस नहीं, नहीं सीरियसली अगर है तो बता दो। जी है कोई फिगर्स में इशू? 14 पॉइंट किस जगह पे? 14.99। नहीं ठीक है जो भी आ रहा है, लेकिन मेरे ख्याल है मेरे नहीं आ रहा, या फिर मेरी ऊपर भी फिगर डिफरेंट है। जरा काइंडली सही तरह देखना। क्या 1.38 होगा? फिर 15 ही है, फिर तो पूरा 15 है। 1 to 1 2 ठीक। हाँ ये ठीक है, मेरा 15 ही है फिर। अब ओके चलें मेन मसले पे हैं, मेन इशू पे हैं। ये तो रिजॉल्व है, अब करें एंट्री। 31 दिसंबर की एंट्री की है फिगर। कॉन्सेप्ट रिमेन सेम। प्रिंसिपल अमाउंट से क्या डेबिट होगा और इंटरेस्ट, क्या जिस टाइम पीरियड का इंटरेस्ट है उसी पीरियड में पे हो रहा है? क्या एंट्री बन रही है? लीज लायबिलिटी डेबिट
interest expense debit and cash credit by rupees, respectively rupees 1.13, 1.37, 2.5. जी ओके। नेक्स्ट डेट 30 जून 2010 पे भी एक और इंस्टॉलमेंट। अब साल में 2 इंस्टॉलमेंट्स क्यों आना शुरू हो गई हैं? सेमी एनुअल है। जी ब्रेकअप उस 2.5 मिलियन के दूसरे रेंटल का है 1.2 एंड 1.3, यही 1.2, ठीक है ना यार। नेक्स्ट डेट, अब जज्बाती भी नहीं होना है। सेम डेट दोबारा क्या रह गया? डेप्रिसिएशन एनुअली चार्ज हो रही है। डेप्रिसिएशन का जरा डिसीजन लेंगे कैसे चार्ज करो। 6 years या 8 years? यार यूजुअल लाइफ तो 8 years है। शॉर्टर क्यों लेना है? ये पेज नंबर 3 जरा देख लें दोबारा। डेप्रिसिएशन पॉलिसी, प्लीज डेप्रिसिएशन पॉलिसी। ये बेटा जिस जिन 6 मंथ्स का इंटरेस्ट बनता है वो 6 मंथ्स हमारे इसी साल में फॉल कर रहे हैं ना। जैसे ही ईयर एंड आ रहा है 6 महीने बाद, तो वो साथ ही इंटरेस्ट भी पे हो गया। अक्रू करने की जरूरत नहीं पड़ रही क्योंकि इंस्टॉलमेंट की डेट शायद इस तरह से है कि इंटरेस्ट जितना ड्यू हो रहा है वो साथ ही पे हो रहा है। ठीक है प्लीज, ठीक है मुजम्मिल। ये सर डेप्रिसिएशन पॉलिसी जरा फाइनल बताएं अपने वर्ड्स में कि क्या होती है, क्या होगी, कब। अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है या परचेज ऑप्शन रीजनेबली सर्टन है फिर तो आपने शुरू से ही यूजुअल लाइफ का बेस बनाना है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर शॉर्टर ऑफ द लीज टर्म एंड यूजुअल लाइफ पे जाना है। आ जाए अपने डाटा पे जरा। कोई ओनरशिप ट्रांसफर की इंफॉर्मेशन है, ना ही कोई परचेज ऑप्शन है, तो देयरफॉर शॉर्टर की तरफ चले जाएं। चले जाएं सर। कैसे वर्किंग करूं? 20 मिलियन एसेट है, डिवाइडेड बाय 6 ओके है। शॉर्टर लिख लें वर्ड्स। Why we are using the shorter? There is no information of purchase option as well as transfer of ownership. Approximately amount 3.33 पर राउंड ऑफ कर लें बस। किस डबल एंट्री की बात हो रही है? डेप्रिसिएशन डेबिट, accumulated depreciation credit. Any confusion? Please, any confusion? जी अभी 2010 हुआ है, 2011 के एंट्रीज जरा इंडिविजुअली करेंगे काइंडली, कौन कौन सी डेट्स पे माइंड अप करें सब, बस एक कॉन्सेप्ट नहीं है।
जी बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको हो गया कंप्लीट? जी बेटा अमाउंट्स लिख पाइए ना, इफ 2010 वाली 1.29, सेकंड 1.12, डेप्रीसिएशन सेम होगी, रीजन मेथड ना हो, हमेशा स्ट्रेट लाइन ही अज्यूम करें। ये चले आगे, रिक्वायरमेंट 1 हो गई जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, रिक्वायरमेंट बी पढ़े से। नोट्स की बात बाद में कर लेते हैं, क्या बात हो रही है पहले? कंपैरेटिव एक्सट्रैक्ट्स, आए बिस्मिल्लाह करें। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट्स एज ऑन डेट बोलेगा 30th June 11, comparative means 11 and 10 rupees and millions। राइट ऑफ यूज का बना लें, उसके बाद लीज लाइबिलिटी में मेरे साथ एक नई चीज सुनिएगा, नॉन करंट एसेट्स में राइट ऑफ यूज रिप्रेजेंट करना। -3.33 फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर 20 - 6.66 शायद हो जाएगा, 2 सालों की क्यूमुलेटेड 3.33, 16.67 and 13.34। जी जरा हेडिंग्स लिख के इकट्ठे हो रहे हैं। एक छोटा सा इशू है, पहले वो रिजॉल्व कर लें, बिकॉज ऑफ सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स।
जी सर जी, नोटेड है यहाँ तक, ओके। चले सर जी, आए जरा करंट नॉन करंट पोर्शन ढूंढे मेरे साथ टेबल में है। फाइनेंस चार्ज एलोकेशन टेबल, कंसंट्रेट रेडी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एक छोटी सी नई चीज है, जरा सुन ले जरा। किन किन सालों के एक्सट्रैक्ट्स आने हैं? कंपैरेटिव ईयर भी है, तो पहले मेरे साथ 10 के एंगल से बहस सुनना है, बल्कि मुझसे क्या सुनना है, मेरे से सवाल है, मुझे आंसर दें। 30 जून 10 कंपैरेटिवली आसान है टेबल ये। 30 जून 10 का क्लोजिंग बैलेंस बताएं। 17.67, ठीक है। 17.67 ठीक है सर। अब इसका करंट बताएं जी कितना है। अच्छा, असल में आप करंट कहते हैं किसे? नेक्स्ट 12 मंथ्स में जो पैसे जाने हैं, तो 1.29 करंट है, लेकिन 1.38 भी करंट क्यों है? तो अगर तो एनुअल इंस्टॉलमेंट्स हो, तो फिर तो शायद सिर्फ नेक्स्ट वन अमाउंट नॉर्मली आपकी करंट पोर्शन में आ रही होगी, अगले एक साल की। लेकिन अगर सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स हो गई हैं, तो अगले दो प्रिंसिपल शायद ऐड होंगे सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट होने की वजह से। अगर ये मंथली इंस्टॉलमेंट्स हो जाए, तो अगली 12, असल में करंट मीन्स होता है अगला नहीं, अगले अगले साल के अंदर जो पैसे देने हैं। तो ये जो नेक्स्ट टू इंस्टॉलमेंट्स हैं अगले साल की हैं, और उसमें ये प्रिंसिपल करंट लाइबिलिटीज में ऐड होके अपीयर होगा। बात मेरी समझ आ गई है? और अब नॉन करंट आप बताएंगे क्या है? 16.38 होगा या 15 होगा? 16.38 कब बचेगा? 6 महीने बाद। तो एक साल बाद कौन सा बचेगा? तो इस 15 को फिर हम नॉन करंट लाइबिलिटीज में प्रेजेंट करेंगे, ओके है। लेकिन एक छोटा सा इशू आएगा, ये तो हो गया 11 का, समझ आ गया। 12 का क्लोजिंग क्या है? नहीं, 12 का क्लोजिंग क्या है? 15, सॉरी 11, सॉरी इसका 10 का किया ना हमने। 10 का क्लोजिंग था 17.67, तो 11 का क्लोजिंग होगा 15। उसका करंट पोर्शन ढूंढने के लिए आपको टेबल पूरा नहीं, शायद अगले दो इंस्टॉलमेंट्स अगर मिल जाए, अगर अगली दो इंस्टॉलमेंट्स और ब्रेक हो जाए, तो करंट मिल जाएगा, और वो जो अगली दो के सामने जो प्रिंसिपल होगा वो फिर नॉन करंट मिल जाएगा। तो आपको शायद 2012 के एक्सट्रैक्ट्स बनाने के लिए एक साल और एक्सटेंड करना पड़ेगा अपना टेबल। तो अब ये भी एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि जितनी जितनी जरूरत है बस उतना ही टेबल बनाया जाए, एक्स्ट्रा पे टाइम वेस्ट ना किया जाए। एनी कंफ्यूजन? ये जो मैं अगली दो अमाउंट्स ले रहा हूं, ये सबको प्लीज क्लियर हो गया है? पहले तो मैं एक एक अमाउंट ले रहा था यार, तो असल में मैं अगले साल की अमाउंट्स ले रहा था, तो एनुअल इंस्टॉलमेंट्स होने की वजह से एक अमाउंट आ रही थी, और अगर सेमी एनुअल है तो अगली दो अमाउंट्स इकट्ठी हो रही हैं नेक्स्ट 12 मंथ्स में। कंप्लीट करें जी, टेबल भी बनाएं और लिख भी लें। जी बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको ये मेरी बात कुछ क्लियर हो गई? बाकी बहरहाल जिन हजरात के अब ये पिछले 2-3 दिन के लेक्चर्स मिसिंग हैं, आज फाइनल डिसीजन लें और माइंड अप करें। कल ज़रा सब कुछ आइडिया होना चाहिए। जी बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपका कोई इशू तो नहीं रह गया? ये फिगर्स मैंने लिखी है, जरा काइंडली देखिएगा सही।
Any rounding off as well? चलिए फिगर्स लिखे जी अपने हाथ से, मैं फिर नोट करता हूँ। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाए, अपने हाथ से करंट नॉन करंट पूरा करें। जी बताएंगे जी काइंडली करंट क्या बन रहा है? 2010 में टोटल करंट कौन सी दो फिगर्स ऐड हुई हैं, जरा बोल देंगे? 1.29 1.38 इज इक्वल टू 2.67। नॉन करंट बनता था 15, करंट पोर्शन 2011 का 3.04, ब्रेकअप बता दें। 1.47 1.57 और नॉन करंट लायबिलिटी 11.96 है। देख लीजिएगा, आई एम अज्यूमिंग कि कोई कंफ्यूजन नहीं है। इंटरेस्ट पेएबल का डिसीजन लें। इंटरेस्ट पेएबल क्या हो जाएगा? पेएबल नहीं है, सिंपल। वाई पेएबल नहीं है? कैसे जैसे ड्यू हो रहा है साथ साथ पे हो रहा है। नहीं, अगली इतनी सारी तो इंस्टॉलमेंट्स रहती हैं अभी, उन इंस्टॉलमेंट्स का भी इंटरेस्ट एक्सपेंस ही नहीं बना तो पेएबल क्यों है? पेएबल कब होता है? एक्सपेंस हो गया है, पैसे नहीं दिए, तब पेएबल होता है। दाना प्लीज, पहले क्या फिर क्या? पहले एक्सपेंस फिर पे ना होने की वजह से पेएबल। एनी अदर कंफ्यूजन? चलें, इसके नोट्स रह गए हैं तो नोट्स इंशाल्लाह फिर कल सही। घर के लिए एक क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क है, जिनका पिछला रहता है प्लीज वो भी कंप्लीट करें। कल इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि एक छोटे से कोई टेस्ट का टाइम निकल जाएगा, तो रिवाइज रखें, कल एक छोटा सा टेस्ट भी दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। क्लास में इंशाल्लाह टाइम निकालेंगे, कल छोटा सा एक टेस्ट भी लेंगे। अल्लाह हाफिज जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है जी? इंशाल्लाह टेस्ट में मेरे पे छोड़े, आप सिर्फ तैयारी करें।